जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक पॉलिटी में जो रहने जा रहा है वो संविधान की प्रमुख विशेषताएं। शिक्षा के उस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे और एग्ज़ाम में जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं वहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसके पे उसको लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमको पता है जो हमारा संविधान है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, को 2 भागों में जैसे बाँटा गया है, एक लिखित और अलिखित। अगर लिखित संविधान की बात करें, जैसे अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। लेकिन भारत के संविधान की बात करें तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, ऐसा है लिखित। अगर हम बात करें मूल रूप से संविधान की, तो मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर हम आज वर्तमान के टाइम की बात करें तो वर्तमान में एक प्रस्तावना है और 25 भागों में क्या है, ये विभक्त है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि 25 भाग कौन है, लेकिन वो 22 भाग ही महत्वपूर्ण होते, 4 भाग और जुड़े हैं, उनके भी डिस्कस करेंगे हम, कौन कौन से हैं। बाद में संशोधन हुए, उस संशोधन में उनको जोड़ा गया, हटाया गया, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा है। अगर हम बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, यानी जो हमारा संविधान है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो अमेरिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग में पूछता है, ठीक है। तो मैचिंग के उद्देश्य से यहाँ पर हो सकता है आपको क्वेश्चनों का टॉपिक हो सकता है आपको इजी लग रहे हो कि अरे ये कहाँ से पूछेगा, लेकिन मिलान में पूछ लेता है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं, भारत का संविधान एक संघीय राज्य की स्थापना करता है। भारत का संविधान एक संघीय राज्य की स्थापना करता है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर हम समानता के अधिकार की बात करें, ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें देखने मिलता है। स्वतंत्रता की बात करें, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 20 तक के देखने को मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 30 से 24 में देखने मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता, इसका वर्णन यानी इसमें जो अनुच्छेद हैं वो हमारे देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 25 से 28। अगर हम सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद यानी इनके बारे में 29 और 30 अनुच्छेद में कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमको पता है हमारा जो मूल संविधान थे उसमें 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अनुच्छेद 31 को 44वें संवैधानिक संशोधन में हटा दिया गया था, जो 1978 में हुआ था। और वो जो था एक 7वां मौलिक अधिकार वो था संपत्ति के अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और 44वें संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था और 1978 के में इसको क्या किया गया था, हटाया गया था। तो ऐसी चीजों को हमें याद रखना है, छोड़ना नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के जरिए मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और संविधान के भाग 12 में 300
का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है और इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में हमें देखने को मिलता है। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो संविधान के चौथे भाग में इसका उल्लेख देखने को मिलता है और इनका उद्देश्य भारत में एक एकल कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये बताओ किसकी सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, या उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं सम्मिलित है। 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब अगर बात करते धर्मनिरपेक्ष राज्य की, धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलो या एक तरीके से पंथ निरपेक्ष ही बोलो, तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए यह किसी धर्म विशेष की भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और प्रस्तावना हर भारतीय नागरिकों की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की क्या करती है, रक्षा करती है। अगर हम बात करें धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में ऐसी बात कही जा रही है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा? ऐसा कहा जा रहा है अनुच्छेद 15 में। याद रखना, अनुच्छेद 15 में ये शब्द कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ये है अनुच्छेद आपका 16। किस अनुच्छेद में? 16। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, ठीक है, पूजा अर्चना करने का भी उसे समान अधिकार है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 25 में। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में किसी प्रकार के या तो धर्म की शिक्षा भी नहीं दी जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 28। ये टॉपिक पूछे जाते हैं, वही ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में जहाँ शिक्षा दी जाती है वहां पर धार्मिक निर्देश सिद्धांत नहीं दिए जाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है अल्पसंख्यकों को लेकर, ठीक है, तो अनुच्छेद 30। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30। मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान, मत देने का अधिकार, लोगों को वोट देने का अधिकार, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। अगर हम ये समझें कि मताधिकार, तो भारतीय संविधान द्वारा सभी विधानसभाओं लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया है और हर व्यक्ति को कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। लेकिन पहले ये जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन 1988 में इस उम्र को कम कर दिया गया। याद रखना, पहले कितनी थी? पहले थी 21 वर्ष, लेकिन 1988 में कितनी हो कर दी गई? 18 कर दी गई।
घटा दिया गया। ठीक है। एकल नागरिकता का अधिकार, जैसे कि हमको पता है कि भारतीय संविधान फेडरल और दो लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, मगर हमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान अर्थात भारतीय नागरिकता, जैसे कि अमेरिका में आपको देखना मिलता है, वहां पर दो जगह नागरिकता मिलती है, यानी कि वहां पर अमेरिका की नागरिकता भी लेनी पड़ती है और जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां के भी की नागरिकता आपको लेनी पड़ती है, जबकि हमारे वहां केवल एक ही नागरिकता चलती है। ठीक है, केवल एक ही नागरिकता चलती है। स्वतंत्र निकाय देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करना है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल। ठीक है। वित्तीय आपातकाल 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन और 74वें संवैधानिक संशोधन में 3 स्तरीय सरकारों का प्रावधान किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है। ओके। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन हमें अनुच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 352 में। अगर राज्य आपातकाल की बात करते हैं, ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता या केंद्र के निर्देशों को अनुपालन करने में असफलता, यानी इनका वर्णन आपको मोटे तौर पे अनुच्छेद 356 और 365 में देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें, वित्तीय आपातकाल का वर्णन हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये अनुच्छेद 360 में देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।